नमस्कार। मैं विकास बांबू अर्जुन एजू हब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी फर्स्ट ग्रेड में तो लगभग राजस्थान के जितने भी हमारे सम्माननीय शिक्षक हैं उन्होंने ये टेस्ट सीरीज पूरी कर दी होगी। लगभग सभी ने बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज करवाई और काफ़ी टीचर्स तो मेरे खुद के टीचर्स रहे हैं तो मुझे पता है, जैसे गणपत सिंह जी हो गए। इधर RIS की मैं बात करूं तो उसमें राजवीर सर हो गए, पप्पू सिंह जी प्रजापत हो गए। इन्होंने सभी ने बहुत बढ़िया चलाया था। वो चाहे जयपुर से मनोज शर्मा सर हो, सभी सम्मानित टीचर्स। जो आपके टीचर है वो ही मेरे टीचर है। अभी अपना भी फर्स्ट ग्रेड का एक कोर्स चल रहा था, रिकॉर्डिंग कोर्स, और वो पूरा हो गया तो हमारे मन में भी विचार आया कि हम भी एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बच्चों के लिए लेकर आए, जिसमें प्रत्येक टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हो। मेरी टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि जब भी आप ये सारे क्वेश्चन देखोगे तो ऑलमोस्ट इस पाषाण युग के टॉपिक में ऐसा शायद ही कोई फैक्ट होगा जो इसमें बच जाएगा। ठीक है, अच्छा, उम्मीद भी पूरी है, चुनिंदा क्वेश्चन बने हैं। और आज इस टेस्ट सीरीज की पहली क्लास आपको मैं दे रहा हूं। उम्मीद है आगे की क्लासेज जो अपनी लाइव क्लासेज होगी उनको आप ज्वाइन कर लोगे। ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो आप विकास बांबू हिस्ट्री लिखोगे तो आ जाएगा, नहीं तो आप पहचान लोगे अर्जुन एजू हब पर अपना टेस्ट चल रहा है। ठीक, अच्छा, दूसरी बात कि मैंने एक बैच अनाउंस किया था जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री, वो चाहे कॉलेज लेक्चरर लेवल तक हो या आगामी फर्स्ट ग्रेड लेवल तक, तो उस हिस्ट्री को भी अपने जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। कोई बच्चा अगर हिस्ट्री के बैच में जुड़ना चाहिए तो वो हमारा अर्जुन एजू हब ऐप डाउनलोड कर सकता है। थंबनेल आप देख रहे हो। अच्छा, ज़्यादा मैं समय आपका लूंगा नहीं, क्योंकि जो अपने काम की बात है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन है, पाषाण काल के संबंध में असत्य चुनिए। थोड़ा सा पेपर आपको हार्ड लगेगा, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, क्योंकि इसमें क्या किया है कि क्वेश्चन की लाइन के बाद जो आगे ऑप्शन है वो ऑप्शन इस प्रकार रखे हैं कि कल को अगर एग्जाम में आपको ऑप्शन से कोई क्वेश्चन करना पड़े तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि पाषाण काल के संबंध में आपको असत्य कथन चुनना है। और इसमें पहले ऑप्शन में है कि पाषाण काल का प्रथम उपकरण डॉक्टर प्राइम रोज ने कर्नाटक के लिंग सुगुर से 1842 ईस्वी में खोजा। ठीक, असत्य कथन चुनना है। दूसरा है कि भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। ठीक, तीसरा है कि स्टुअर्ट पिगट ने 1950 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया में भारतीय प्रागैतिहास की जानकारी दी थी। और चौथी लाइन है इसमें कि शिवालिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान डी टेरा और पीटरसन ने किया था 1935 में। ठीक, तो ये आपके सामने क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 1935। अब इनमें से आपको कोई एक असत्य चुनना है। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज कैसे होता है, वो सोचता है कि यार रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता के उपकरण प्राप्त किए होंगे या पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की होगी। ऐसा नहीं है। डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 ईस्वी में ही पाषाण काल का प्रथम उपकरण खोज लिया था। हालांकि ये जो उपकरण था ये पूरा पाषाण का नहीं था बल्कि नव पाषाण काल का था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में पाषाण काल के पहले उपकरण की खोज डॉक्टर प्राइमरोज ने कर दी थी, तो ये बात सही है। दूसरा, जनक वाली बात बिल्कुल सही है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। और इनको जनक इसलिए कहा जाता है कि बाद में जब एक वियना में प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था 1875 ईस्वी के आसपास, तो उस प्रदर्शनी में भारत के जितने भी जो उपकरण थे, जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, उनको उन प्रदर्शनी में रखा था। तो भारत की सभ्यता को, पाषाणकालीन सभ्यता को विश्व स्तर पर ले जाने का काम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। और बाद में इसका बहुत बड़ा योगदान है भारत के प्रागैतिहास के पुरातत्व की खोज में, तो इनको भी जनक कहा जाता है, तो ये बात भी सही है। तीसरा ये कि स्टुअर्ट पिगट ने 1950 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी प्री हिस्टोरिक इंडिया, तो ये भी सही है।
और चौथा शिवालिक क्षेत्र वाला जो महत्वपूर्ण अनुसंधान है ये डी टेरा और पीटरसन ने किया था। तो इस क्वेश्चन में कोई भी कथन असत्य नहीं है, असत्य नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अपना आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको ये करना है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं साथियों, ये जो ऑप्शन आपको ओएमआर में मिलता है इसका मतलब आपने अगर ये भरते हो इसका मतलब आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। ठीक है, तो आप ये मत बोल देना कि सर आपने ऑप्शन ये से रखे, अब इसमें आंसर कैसे नहीं देंगे, उनका अलग है। अपने पांचवा इसलिए जोड़ा है कि ये चारों जब सही हो तो पांचवा आप अपनी टेस्ट सीरीज में, इस टेस्ट सीरीज में कर देना। फाइनल जो मेन एग्जाम होगा उसमें पांचवा ऑप्शन का मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया। ठीक, ये थोड़ा सा समझ लेना। वैसे तो आप अब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आप हो और जाहिर सी बात है मेरी तरह आप पढ़ाते भी होंगे तो आपको इस चीज का नॉलेज है, तो आप इसको थोड़ा सा अलग अर्थ में मत ले जाना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृति पाषाण काल के किस भाग से संबंधित है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, और शानदार क्वेश्चन है इसका मतलब अपने को ये देखना पड़ेगा। ठीक, सुनो भी, पूरा पाषाण कालीन यानी पाषाण काल को अपने तीन भागों में बांटते हैं। ठीक, पाषाण काल को तीन भागों में बांटते हैं, उसमें पहला जो भाग है वो है निम्न पूरा पाषाण काल, या इसको पूरा पाषाण काल या पूर्व पूरा पाषाण काल भी कहते हैं, पूर्व पूरा पाषाण। अब इस पूर्व पूरा पाषाण में जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो जाती है सोहन संस्कृति और एक हो जाती है हैंड एक्स संस्कृति। इस हैंड एक्स संस्कृति को मद्रासीय संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक, ये दक्षिण भारत की है। ठीक, ये उत्तरी भारत की है, हिमालय क्षेत्र की। सोहन नदी वर्तमान में जो पाकिस्तान में बहती है ये सिंधु की ही एक सहायक नदी है, और उसके किनारे जितने भी जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको अपनी सोहन संस्कृति कहते हैं। ठीक, और दक्षिण भारत की हैंडेक्स या मद्रास संस्कृति। एक चीज आपको अब दिमाग में आ गया तो और बता दूं, एक जगह है चौंतरा, और एच डी सांकलिया ने इस चौंतरा संस्कृति में हैंड एक्स वाले भी प्राप्त किए थे उपकरण और सोहन वाले भी, इसलिए चौंतरा इन दोनों के बीच में है। तो एक तो आपको ये याद हो गया। दूसरा, इस सोहन संस्कृति को ही चापर चापिंग पेबुल संस्कृति कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, एक मिनट। तो ये आपको दोनों आपने ध्यान में रखने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, और बाकी चापर चापिंग पेबुल, पेबुल क्या होता है कि नदी घाटी में पानी के बहाव से जो पत्थर है वो जब घूमते आते हैं पानी में, पानी के बहाव के कारण वो रगड़ खाते हैं और उससे वो गोल मटोल हो जाते हैं। तो जो गोल मटोल हो जाए वो पेबुल। अब इस गोल मटोल पत्थर के ऊपर चोट मारेंगे तो इसके एक साइड चाकू की तरह नुकीली धार बन जाएगी, वो हो गया चापिंग, और कई बार उसके दोनों साइड नुकीली धार बन जाती है, वो हो गया चापिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और 1928 में डी एन वाडिया ने इस संस्कृति की खोज की थी, ये भी ध्यान में रखना है। 1928 डी एन वाडिया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन था आपका। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपको इसमें सुमेलित करना है। कुछ क्या सुमेलित करना है, एक तो आपको दिया हुआ है पुरातत्व वेदा, यानी पुरातत्व वेदा जो सभ्यता की खोज करते हैं या उत्खनन करते हैं, मुख्यतः आप उत्खनन को मान के रखना। एक है उत्खनित संस्कृति, यानी किस पुरातत्व वेदा ने कौन सी संस्कृति की खोज की थी या उत्खनन किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या सुमेलित करोगे, पहला नाम आता है डी एन वाडिया का, और लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि डी एन वाडिया ने सोहन संस्कृति की का उत्खनन किया था, तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये हैंड एक्स संस्कृति इसका उत्खनन करने वाला रॉबर्ट ब्रूस फुट था। ठीक, तीसरा है सी कार्लाइन,
इसका नाम अपने वैसे भी बहुत पढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में बहुत ज्यादा इसको पढ़ा जाता है। और चौथा है ले मेस्यूरियर, इसने नवपाषाण काल या नवपाषाणकालीन संस्कृति की के पुरातत्वों को देखा था और पुरातत्व निकाले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 का क ख ग और ग। ठीक, काफी वैसे तो मुश्किल नहीं कर सकते, अपने सुमेलित तो अपने को करना पड़ेगा, ये कुछ मेन चीजें आपको देखनी ही पड़ेगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि गंगा घाटी मैदान में स्थित किस स्थल से मानव सभ्यता की सर्वाधिक पुरातन अवशेष, पुरातन का मतलब सबसे पुराने, पुरातन अवशेष प्राप्त हुए हैं। बड़ा शानदार आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, और आंसर इसका आप देने का प्रयास करें। ठीक, गंगा घाटी मैदान में, और कई बार ये भी पूछा जाता है कि जैसे अपने महाजनपद में ज्यादातर पूछा जाता है कि गंगा घाटी मैदान में कुल कितने महाजनपद थे। ठीक है, जो महाजनपद टॉपिक पे आएंगे तो आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं एक आपको जगह ध्यान में रखनी है, कालपी। कालपी उत्तर प्रदेश में है और यहां से मानव सभ्यता के सबसे पुरातन अवशेष प्राप्त हुए हैं। कैसे प्राप्त हुए हैं? अगर इन स्थलों की मैं बात करूं तो ये है मध्यपुरा पाषाण। अब यहां आपको मैं कुछ चीजें बता दूं। देखो, एक बार आपने रीडिंग लगानी है जो पाषाण काल वाला है ना, एक तो कि किस संस्कृति का उत्खनन या खोज किसने की। दूसरा, आपको मेन कुछ स्थान ध्यान में रखने हैं कि निम्न में से कौन सा स्थान पुरा पाषाण का है, कौन सा मध्य का, कौन सा नव पाषाण काल का। इतना हो जाएगा। उसके बाद आपने ये मेन चीजें ध्यान में रखनी है कि सबसे प्राचीन अवशेष कहाँ से मिले हैं, धान के अवशेष कहाँ से मिले हैं, या भारतीय उपमहाद्वीप में खेती के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ठीक, तो ये जो कालपी स्थान है ये मध्यपुरा पाषाण काल का है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपने एक लोहदा नाला आपने कई बार कुछ क्वेश्चन में पढ़ा होगा। लोहदा नाला क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि यहां से उच्च पूर्व पाषाण काल के अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसके बाद वाले काल में लोहदा नाला, और लोहदा नाला से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और ये मातृ देवी की प्रतिमा अस्थि से बनी हुई, अस्थि यानी हड्डियों से बनी हुई है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन पुरातन अवशेष कहां से मिले हैं? कालपी उत्तर प्रदेश से। उसके बाद है कि उच्च पुरा पाषाण कालीन तथ्यों में से आपको असुमेलित करना है, और इसमें से एक तो आपको मैं ऑलरेडी बता के आ चुका हूं। ठीक, पहला तो है लोहदा नाला, और लोहदा नाला से क्या मिला है? तो यहां से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा आपको प्राप्त हुई है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, दूसरा भीमबेटका तो आपने वैसे भी बहुत पढ़ा है, वहां पर चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, और चित्रकारी भी सबसे प्राचीनतम चित्रकारी, तो ये भी आपका सही है। तीसरा, पाटन एक जगह है महाराष्ट्र में, यहाँ क्या है कि शुतुरमुर्ग के अंडों से मणके बनाने या उनके ऊपर चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, ये भी आपका सही है। और चौथा है चौपानी मांडो, जहां से भेड़ और बकरियों की हड्डियां प्राप्त हुई है। तो इनमें से आपको एक चीज बताना है। चौपानी मांडो का एक और है कि हस्त निर्मित के साथ साथ चाक निर्मित मृद बांड भी चौपानी मांडो से ही प्राप्त हुए हैं, और ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर अपने ये करेंगे, इनमें से कोई नहीं, यानी ये सारी सभी सत्य है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रक्षेपास्त्र। अब अगर आपको ऐसा कोई एग्जाम बनाने वाला कोई मिल जाए जिसने सौगंध खा के आया हो, जो घर पे अच्छी तरह से सौगंध सभी देवताओं की, और सौगंध में उसने बोला है कि चाहे बच्चे जितना मर्जी जोर लगा ले, अगर मैंने पास नहीं होने देना है तो नहीं होने देना, तो वो क्या करेगा? कोई लैंग्वेज ऐसी बनाएगा जो कभी बच्चों ने देखी सुनी ना होगी। प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है जो, या तो जैसे तीर कमान है इसमें लिखा हुआ, तीर कमान, प्रक्षेपास्त्र जो फेंक कर मारा जाए, या तीर कमान डोरी खींच के। पहले क्या है कि एक तो होता है तलवार, तलवार हाथ में रखी होगी, एक होता है भाला, भाले को हाथ में लेके भी लड़ सकते हैं, भाले को फेंक कर भी मार सकते हैं, लेकिन तीर कमान है इसको हाथ में लेके लड़ नहीं सकते, इसको चला के छोड़ना पड़ेगा। तो प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास पाषाण काल के किस भाग में हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। और थोड़ी सी मैं इसके बारे में आपको ये व्याख्या कर दूं कि आपका जो मध्य पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल में विशेषता उसकी एक तो ये है
कि छोटे जानवरों का शिकार किया जाने लगा। छोटे जानवर कौन से, जैसे मछलियां होगी, मछलियों का शिकार किया जाने लगा। अब छोटे जानवरों का शिकार करेंगे तो या तो सुई या सुई की नोक के समान आपको तीर कमान बनाने पड़ेंगे, हारपून जिनको हम कहते हैं। तो माइक्रोलिथ यानी छोटे उपकरण इस काल में बने और मध्य पाषाण काल में ही इन तीर कमान का विकास होता है। मध्य पाषाण काल जिसको माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, जहां भी छोटा जानवर दिखा वहीं पर उसको तीर कमान के माध्यम से मार दिया जाता था। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अगला है कि मध्य पाषाण काल के स्थलों के संदर्भ में आपको असुमेलित चुनना है। और ऑलरेडी एक फिर बता के आ चुका हूं मैं, चौपानी मांडो का, जहां से हस्त निर्मित मृद बांड और इसके साथ साथ आपको चाक निर्मित मृद बांड भी देखने पड़ेंगे। ठीक, दूसरा सराय नाहर, जहां से मानवीय आक्रमण या युद्ध के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल प्राप्त हुए हैं सराय नाहर, बड़ा शानदार स्थल है। ये तीनों कॉम्बो ही है वैसे तो। सराय नाहर और महादहा से यहाँ से सर्वप्रथम मृतक संस्कार विधि प्रचलित हुई थी। और दमदमा से त्रिमानव समाधि, यानी एक समाधि में 3-3 मानव। अगर मैं दमदमा की आपको विशेष बात बताऊं तो यहाँ से 41 मानव स्वाधान प्राप्त हुए हैं। और ये जो युद्ध वाला है, यहाँ पर क्या है कि कोई एक कंकाल है, उस कंकाल की पसलियों में एक तीर धसा हुआ मिला है। तो अगर मैं असुमेलित की बात करूं फिर तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 नंबर, यानी सभी सत्य है। इस पांचवें ऑप्शन को आप ये मान के चलना कि सभी सत्य है। ठीक, उसके बाद जंगली और कृत्रिम दोनों प्रकार की धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। धान की खेती के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं आपको देखना है। आवाज वगैरह का तो चलो कोई इशू नहीं है शायद, बताओ भी। देखो एक तो चीज है कि ये जो क्वेश्चन है ये नव पाषाण काल से संबंधित है। नव पाषाण काल की जैसे ही बात आएगी आपको बलूचिस्तान में मेहरगढ़ आपको याद आएगा, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में नव पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व की देन है, जबकि भारत में 4000 ईसा पूर्व। फिर भी ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है कोल्डी हवा, और इस कोल्डी हवा से जंगली और कृत्रिम दोनों प्रकार की धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा रस्सी छाप या डोरी छाप मृद बांड भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो नवपाषाण काल में आपको एक तो मेहरगढ़ तो याद रखना है, लेकिन भारत की जब भी बात होगी तो एक लहुरा देव और एक कोल्डी हवा, ये दोनों भी नवपाषाण काल में आपको याद रखनी है। और धान की खेती वाला अगर आ जाए तो वो आपके कोल्डी हवा आएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मृद बांड रहित गर्त निवास के साक्ष्य एवं तांबे का हेयर पिन ये किस नवपाषाणिक क्षेत्र की देन है, बताओ भी। मृद बांड रहित गर्त निवास और तांबे का हेयर पिन, बुर्ज होम और गुफकराल ये दोनों जम्मू कश्मीर के हैं। चिरांद बिहार का है। अगियाबार ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है। गुफकराल का मतलब होता है कुमार की गुफा, और बुर्ज होम यानी बुर्ज वृक्ष का जो क्षेत्र है उसके संदर्भ में बुर्ज होम को बुर्ज होम का। इसमें याद रखना कि गर्ता निवास के साक्ष्य तो बुर्ज होम और गुफकराल दोनों से मिले हैं, लेकिन अगर आपको मृद बांड रहित और तांबे का हेयरपिन ये दोनों आ जाए तो आपको इसमें गुफकराल करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे बुर्ज होम और गुफकराल दोनों से ही आपको गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और चिरांद का एक और याद रख लेना कि वृत्ताकार झोंपड़ी के अवशेष चिरांद से प्राप्त हुए हैं। मैं लिख देता हूं यहां से वृत्ताकार झोंपड़ी। ठीक है, इसके बाद ये बड़ा लंबा चौड़ा मोटा क्वेश्चन है, पढ़ लेना एक बार। मृग मूंग छल्ले, मृग मूंग ये आपके मृग यानी हिरण से संबंधित है। लाल धूसर और काले रंग के हस्त निर्मित मृदबांड, वृत्ताकार झोंपड़ी, अस्थि निर्मित उपकरण, चूड़ियां, पाषाण निर्मित उपकरण। और यहां एक चीज ये ध्यान रखना, पाषाण निर्मित उपकरणों का अभाव किस नवपाषाणिक स्थल की विशेषता है। अभाव वाला ये इतना याद रख लेना।
क्योंकि ये बाकी चीज सही है। वृत्ताकार झोंपड़ी आपको मैं चिरांद में बता के आ चुका हूँ, वहां से अस्थि निर्मित मृदबांड भी मिले हैं, चूड़ियां। तथा के बाद वाला जो ये जो है ना पाषाण निर्मित उपकरणों का अभाव किस नव पाषाणिक स्थल की विशेषता है, तो आपको चिरांद करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर ही चिरांद है। चिरांद बिहार में है, बाकी तीनों यूपी में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लेना, एक शब्द की वजह से आगे पीछे हो जाएगा सिस्टम। इसके बाद है दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थलों के संदर्भ में आपको असुमेलित चुनना है। देखो इसमें क्या है, दक्षिण भारत में स्थायी बस्ती के साक्ष्य आपको ब्रह्मगिरी, पिकलीहल और सघन कल्लू से प्राप्त हुई है। ठीक, दूसरी बात, चित्रकारी युक्त मृदबांड पिकलीहल से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, ये नवपाषाण और महापाषाण के बीच का जो स्थल है, संक्रांति स्थल जिसको बोलते हैं, जैसे मैंने आपको चौंतरा वाला बताया था, तो वो है हल्लूर। और चौथा, दक्षिण भारत के सर्वप्रथम नवपाषाणिक स्थल कौन से हैं, तो सघन कल्लू और नागार्जुनी कोंडा, ये भी सही है। अब आप ये मत सोचना कि सर आप जब भी ऐसे क्वेश्चन लेके आते हो उसका आंसर 5 ही होता है, तुक्का नहीं मारना। ठीक है, तुक्का नहीं मारना, आपकी तैयारी अपने भी परखनी है, और आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा रियल में एक टॉपिक अपने इसमें कवर किया है। इसके बाद अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित मेहरगढ़ के बारे में आपको असत्य कथन चुनना है। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है, वर्तमान में ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और बलूचिस्तान शायद जल्द ही एक नया देश बन जाएगा, ईश्वर ने चाहा तो। ठीक है, इस बात को अन्यथा में नहीं लेके जाना। इसकी खुदाई 1974 में हुई, और किसने की, जोररिज। ठीक, यहां से कपास उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य आपको पता ही है। चाक निर्मित मृदबांडों का सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से, बिल्कुल सही है। और फसल काटने का हंसिया, क्योंकि जहां सबसे पहले धान या गेहूं बोई जाएगी वहां से आपको हंसिये के साक्ष्य मिलेंगे, तो मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती की शुरुआत मानी जाती है। तो जब भी आप देखोगे, इसके अलावा और इसमें क्या है, एक तो आपने बुर्ज होम के बारे में पढ़ा होगा कि वहां पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। मेहरगढ़ में मालिक के साथ बकरे को दफनाया जाता था। तो आप इसमें आगे ऑप्शन आप जोड़ सकते हो। इसके अलावा पालतू भैंस के साक्ष्य भी आपको यहीं से दिखाई देंगे। इसके अलावा स्थायी बस्ती के साक्ष्य भी आपको मेहरगढ़ से ही दिखाई देंगे। ठीक है, ये लगभग विश्व स्तर पर तो 9000 BC है, मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले नवपाषाण काल की जानकारी मिलती है। तो अच्छा, इसका आंसर आपको नहीं बताया, इसमें भी 5 नंबर ही होगा। इसके अलावा आप आगे जोड़ते जाना, मालिक के साथ बकरे का दफन, और बुर्ज होम में कुत्ता दफनाया जाता था। इसके अलावा पालतू भैंस, ठीक है, इसके अलावा स्थायी बस्ती। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मेहरगढ़ की देन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मृदबांड संस्कृतियों के सर्वप्रथम साक्ष्यों का सही से मिलान करते हुए आपको असुमेलित चुनना है। इसमें एक साइड आपको मृदबांड की संस्कृति मिलेगी, दूसरी साइड सर्वप्रथम साक्ष्य और अन्य स्थल आपको इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, कौन सा होगा इसमें, गेरिक मृदबांड संस्कृति आपको रिसोली और राजपुर पशु से मिली है, बिल्कुल। काले व लाल रंग के मृदबांड अतरंजी खेड़ा, ये तो आपको याद ही है। इसके अलावा जोधपुर और नोह, ये आपने पढ़े है। चित्रित धूसर मृदबांड, अच्छा यहां दिक्कत आती है, चित्रित धूसर मृदबांड कौन से है, ये वो है उत्तर वैदिक काल वाले। ठीक, अब आप कहोगे सर उत्तर वैदिक काल में तो लोहे की खोज हुई थी और अतरंजी खेड़ा आया था, यहां मिलान नहीं करना है, वो उत्तर वैदिक काल की बात है, यहां मैं बात कर रहा हूं पाषाण काल की। ठीक है, तो यहाँ क्या है, चित्रित धूसर मृदबांड अहि छत्र और बुखारी से, और उत्तरी काले पोलिसदार तक्षशिला से। तो आपके ऑप्शन चारों ही सही है, इसका मतलब सभी ऑप्शन सत्य है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, ताम्र संचय का सबसे बड़ा भंडार कहां से प्राप्त हुआ है। ताम्र संचय, तांबे के, चाहे तो वो सिक्के, चाहे तांबे के हथियार या ताम्र वस्तु, कोई भी सबसे ज्यादा कहां से मिली है। एक लाइन का अगर क्वेश्चन देखूं तो बहुत टफ क्वेश्चन है। गंगेरिया मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां से
ताम्र निधि सबसे ज्यादा प्राप्त हुई है, 424 ताम्र उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बिठूर से भी मिले हैं। अगर यहाँ पर सबसे बड़े की जगह अगर आ जाए सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम ताम्र संचय बिठूर से, और सर्वाधिक 434 ताम्र उपकरण कहाँ से, गंगेरिया से। इसके अलावा आपको साई पाई वाला भी ध्यान में रखना है, यहाँ ताम्र संचय के साथ साथ आपको केरिक मृद बांड वाले भी साई पाई में है। और अतरंजी खेड़ा तो आपको पता ही है, अतरंजी खेड़ा से एक तो लोहे के अवशेष मिले हैं, इसके अलावा जौ और गेहूं के अवशेष आपको अतरंजी खेड़ा से मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार है, पिट ब्रियल और सिस्ट ब्रियल क्या है, क्या होगा भी। ये दोनों शब्द है, ये किसी न किसी चीज से तो संबंधित है, तो आपको ये बताना है कि ये है क्या। देखो, दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति है, दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति में आपको ये शब्द दिखाई देगा। क्या होगा भी, देखो, आंशिक समाधान का मतलब है पिट ब्रियल और पूर्ण समाधान का मतलब है सिस्ट ब्रियल, बस इतना ही खेल है इसका, ये है दक्षिण भारत से ही संबंधित। ठीक है, इसके बाद अगला है कि एच.डी. सांकलिया के द्वारा किस ताम्र पाषाणिक स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त किए गए, अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। एच.डी. सांकलिया ने कहां से प्राप्त किए हैं, तो आपका राइट आंसर होगा गिलुंड, गिलुंड से एच.डी. सांकलिया ने अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। ठीक है, जैसे साक्ष्य आपको सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार से पाषाण काल में गिलुंड से, गिलुंड अपने राजस्थान में ही है, आहड़बना संस्कृति का हिस्सा है गिलुंड। इसके बाद है कि पूर्ण समाधान और आंशिक समाधान पद्धति किस ताम्र पाषाणिक संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन दिया है, भी बताओ, पूर्ण समाधान और आंशिक समाधान पद्धति किस ताम्र पाषाणिक संस्कृति की विशेषता है। अच्छा, आहड़बना संस्कृति तो पशुपालन और खेती से संबंधित है, वहां पर उसी का ज्यादा जोर है। इसके बाद अपने अगर मालवा संस्कृति में एक जगह है नवदा टोली, जो मालवा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। ये क्वेश्चन बीच में टपक पड़ा, यहाँ का एक जगह है नवदा टोली, ये सबसे बड़ा स्थल है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति में, जोरवे संस्कृति में पूर्ण समाधान और आंशिक समाधान। इसके अलावा आपके इस जोरवा संस्कृति का ही एक क्षेत्र है इनाम गांव, जहां से कृत्रिम सिंचाई के साक्ष्य भी आपको प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव, और यहाँ की क्या विशेषता है, यहाँ कृत्रिम सिंचाई। ओके, इसके बाद है कि जोरवे संस्कृति के अंतर्गत इनाम गांव एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल है। निम्न में से कौन सी विशेषता इनाम गांव से संबंधित नहीं है, ये लो जी, बताओ। पहला तो है कि यहां से कृत्रिम सिंचाई के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यहां से किलेबंदी के साक्ष्य। तीसरे ऑप्शन पे थोड़ा जोर देना, यहाँ की बस्तियों से सामाजिक विभेद का अनुमान। ये क्या होता है? सामाजिक विभेद का मतलब है कि किसी स्थल में, जैसे आपने वर्ग सुने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो चारों को अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में रखा जाता था और उनके बीच में कोई संबंध नहीं था। ठीक है, जैसे किसान वर्ग है तो वो एक साइड ही रहेगा, जो व्यापारिक वर्ग है वो एक साइड में रहेगा, जो पुरोहित वर्ग है वो एक साइड में, इस प्रकार से। तो सामाजिक विभेद का अनुमान भी यही से लगाया जाता है। और चौथा है रेशम उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य। रेशम उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य यहां से प्राप्त नहीं हुआ, बताओ भी। ये हुआ है नेवासा से। इस बार जो तुक्का लगा रहे हैं ना, इनमें से कोई नहीं होगा, तो वो तुक्का ना लगाएं। ठीक है, नेवासा से ही रेशम उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद है ताम्र पाषाणिक कालीन, ताम्र पाषाण कालीन। अच्छा, पाषाणिक और ये कालीन दोनों लिख दिए। तांबे का अर्थ और हड़प्पा कालीन तांबे का अर्थ, शानदार है, भी दोनों को मिला दिया आपने।
ताम्र पाषाणिक संस्कृति में तांबे का रथ और हड़प्पा काल में भी कांसे का रथ। देखो एक साइड तांबा एक साइड कांसा, रथ बनाना नहीं छोड़ा, रथ तो बनाएंगे। तो वो कौन सा स्थल है जहां से ये दोनों प्राप्त हुए हैं? दाइमाबाद। रथ बनाने इन्होंने नहीं छोड़े, वो पहले दाइमाबाद वैसे उसका जोरवे संस्कृति का हिस्सा है। पहले वो तांबे का रथ बनाते थे, बाद में जब सिंधु घाटी सभ्यता आई, कांस्य युगीन सभ्यता, उस कांस्य युगीन सभ्यता में दाइमाबाद से इन्होंने रथ बना लिया। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत स्थित नव पाषाणिक स्थलों के संदर्भ में असुमेलित चुनिए। आपको असुमेलित इनमें से चुनना है। पहला तो है कि नव पाषाणिक बस्ती स्थल कहाँ से मिला है। बस्ती स्थल जब भी क्वेश्चन में आ जाए कौन सा बस्ती स्थल है तो वो आपको चिरांद करना पड़ेगा। समाधि स्थल पूछ ले तो पोरकोलम केरल में। तीसरा, बस्ती और समाधि स्थल दोनों कहाँ से मिले हैं तो पिकलीहल कर्नाटक में। और राख के टीले पुथकल और उतनूर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इन चारों में से भी आपको क्वेश्चन कोई देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सभी सत्य है। अच्छा इतने ही थे क्या? चल, तो 20 क्वेश्चन अपने इस क्लास में पूरे किए हैं और 20 के 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपको हमारी क्लास से संबंधित कोई भी आपको हेल्प चाहिए और हेल्प चाहिए तो जाहिर सी बात है कि आपके पास या तो ऐप होना चाहिए। ऐप का नाम है बटनेर, क्या वो अर्जुन एजू हब। अर्जुन एजू हब। दूसरा, आप इस नंबर पे जब आप संपर्क करोगे या इस नंबर पे आप मैसेज डाल देना, आपको एक ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बड़ी शानदार आपको इसमें हेल्प मिली होगी। ठीक है, अभी शेयर एक बार जरूर कर देना, क्योंकि आप जब शेयर करोगे उसका फायदा हमें ये है कि ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो मैं लाइव ज़्यादा अच्छे से करवा पाऊँ। ठीक है, धन्यवाद।